फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यही पढ़ाया था ना? फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग पढ़ रहे थे। मतलब जनरली वी हैव स्टडीड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने पीपीएससी 66 और 65 का क्वेश्चन बनाए? नहीं। कैसे काम चलेगा? कम से कम जो टॉपिक पढ़ाया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बनाना आपकी जिम्मेदारी और पूछना हमसे आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे हमसे पढ़ लीजिएगा। बीपीएससी 67 या में जो आने वाला क्वेश्चन है वो 66 65 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको जब तक 10 साल का क्वेश्चन बैंक किसके किसके पास है पास में, तब भी नहीं बन पा रहा है। आपके पास जी नहीं है? नेट से डाउनलोड कर लो ना, अब तो स्मार्टफोन चलाते हो। अरे भैया तो आप काहे परेशान हो पीडीएफ के लिए? अब तो नेट पे मिल जाएगा। आपके पास है 67 ये प्रीवियस 10 ईयर्स? भैया ले लो भाई, 10 ईयर्स लेना जरूरी है। देखो बीपीएससी, देखो हम तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। बीपीएससी 66 में डाइजेस्टिव सिस्टम से मात्र एक ही क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन है कि टंग के, ये जो टंग है इस पे बीटल टेस्ट वाला जो एरिया होता है वो किधर होता है? एज पे, मिडिल में, एज पे, या फिर अपर साइड में, या अब ई ऑप्शन से भी खेलना आना चाहिए। डी में दिया हुआ है अपर साइड और ई में दिया हुआ है नन ऑफ दिस, या मोर देन 2। तो बताओ कहां होता है? बीटा टेस्ट का जो एरिया है वो एज पे होता है या मिडिल में होता है या अपर साइड में होता है? किधर होता है? मिडिल में होता है। बीटर मतलब तीखा, तीखा वाला रीजन किधर होता है? किनारे पे होता है, एज पे होता है। अरे बताए थे बुद्धू साहब, एक मिनट देखो बताए थे। ये सावर है, ये स्वीट है, ये बीटर है, ये सावर है, और बीच में जो होता है वो पैपिली होता है, टेस्ट बर्ड। जनरली टेस्ट रिकॉग्नाइज करने का जो जगह है वो एज है। बिटर, सावर, स्वीट, ये जो टेस्ट है मीठा, खट्टा और तीखा, जीभ के किनारे वाले रीजन से आइडेंटिफाई किया जाता है। समझ में आया? लिख लो क्वेश्चन, ये तुम लोग तो नहीं है पढ़ोगी। पिछले साल 66 डी थी क्या? ग्रीन यही है ना? ग्रीन ही है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आज बताओ? ग्लैंड? कौन ग्लैंड? एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ा दिया। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था। वो ग्लैंड से पहले जो हम लोग सीक्वेंस जो चल रहे हैं ना उस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम, देखा हो कि विटामिन से क्वेश्चन होता है। मंडे ऑनवर्ड्स वी कैन ओनली फोकस ऑन टू द स्टडी ऑन विटामिन, मिनरल्स एंड ग्लैंड्स। हम देखे हैं, आज क्वेश्चन देखे हैं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन में विटामिन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है कि विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ ब्लड? के। गुड। विटामिन के कौन सा खून को रोकने में कौन सा विटामिन काम करता है? विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग फैक्टर फॉर ब्लड? विटामिन के। और कौन कौन सा क्वेश्चन है विटामिन से याद है?
रिकेट्स, विटामिन डी। फिर एक विटामिन ए का भी क्वेश्चन था, कोई विटामिन सी का भी क्वेश्चन था। मंडे ऑनवर्ड्स पहले हम लोग जो ऑर्गन है वो खत्म कर लेते हैं आज, रिस्पायरेटरी सिस्टम वगैरह सब खत्म करके इधर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी, ये कल तक खत्म कर लेंगे। और मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग विटामिन, मिनरल्स, ग्लैंड और जो भी सिर्फ क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस 10 ईयर का। अगर 10 ईयर के क्वेश्चन पे आपका कमांड हो जाता है, अब देखिए यहाँ के प्रेजेंटेशन से लग रहा है कि मतलब कितना लोग सीरियस है 67 के लिए, नहीं लग रहा है। मतलब 67 जिसका एग्जाम है वो कितना सीरियस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम पे। ठीक है, क्या बोला हमने कि आज हम लोग सिस्टम पूरा का पूरा खत्म कर लेंगे, रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव तीनों। और मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग चलेंगे विटामिन, मिनरल्स, ग्लैंड, ठीक है ना। और 10 और उसके ऑनवर्ड्स सिर्फ वही करेंगे जो 10 साल में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में कौन कौन सा आता है? तो पहला आता है नेजल कैविटी, जिसको हम लोग कहते हैं नाक, छिद्र जो होता है ये छिद्र, सबसे पहले वो आया। उसके बाद आया फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद आया ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स। इतना ही कुछ है, एक चीज छूट गया, एल्वियोलाई, तो बताते हैं। मेन जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोगों को पढ़ना है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो मेन हम लोगों को पढ़ना है वो ये है, देखो। अरे भाई, यही है ना हमारा पूरी की पूरी रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या है ये? दो नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, नाक का जो छिद्र है। दूसरा ये हो गया हमको क्या, विंड पाइप, विंड पाइप जिसको ट्रैकिया बोला है, जिसको जनरली ट्रैकिया बोलते हैं, लेकिन विंड पाइप इतने लिख रहे हैं, हवा नली, जो सबको समझ में आए। ठीक है, ये हो गया ब्रोंकाई, इसके अंदर न्यूमरस ऑफ ब्रोंकियोल्स होता है। इस तरीके का न्यूमरस ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। अब और यहां पे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। इतना ही कुछ के बारे में हमको पढ़ना है। वो लैरिंग्स और फेरिंग्स जो दिख रहा था वो सिर्फ और सिर्फ आवाज निकलने के लिए है। दिस लैरिंग्स एंड फेरिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोकल कैविटी। हम लोग जो बोलते हैं वो आवाज कहां से निकलता है? लैरिंग्स और फेरिंग्स से। ठीक है ना। हम लोग को जनरली रिस्पायरेटरी सिस्टम में इतना ही पढ़ना है, क्योंकि अभी तक जो मैं देखा हूं रिस्पायरेटरी सिस्टम से मात्र 63 और 61 में दो ही क्वेश्चन पूछे गए। 61 और 63 में मिला के दो क्वेश्चन पूछे गए हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम से। तो ज्यादा ध्यान इस पर नहीं देंगे, मतलब टू द पॉइंट जो जरूरी का पढ़ेंगे और निकलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, आपके नेजल कैविटी में जो छोटा छोटा स्मॉल हेयर होता है ना, और म्यूकस होता है। म्यूकस, पूरी जो नेजल कैविटी वो म्यूकस से भरी हुई है। तब आपको दिखेगा जब आपको सर्दी हो जाएगा। सर्दी होने के बाद ऑटोमेटिक जो नाक से पानी गिरता है वो क्या होता है? वो वही म्यूकस है जो बाहर आता है। ठीक है ना। क्या करता है वो म्यूकस? बाहर क्यों आता है? इसके पीछे भी बहुत बड़ा आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये आपको सोचने लायक है। आपको लगता है कि वो नाक से पानी जो गिर रहा है वो कुछ ऐसे ही गिर रहा है, तो वैसे ही नहीं गिर रहा है। वो आपके बॉडी का जो आर्मी है वो काम कर रहा है वहां पे। और नाक से पानी गिरने का मतलब है कि जिस वायरस का इंफेक्शन आपको हुआ है
उस वायरस का इन्फेक्शन आपको लंग्स तक ना पहुंच पाए, इसीलिए आपकी बॉडी डायरेक्ट नाक से पानी हमेशा गिरते रहता है ताकि वो वायरस उस जो म्यूकस के थ्रू बाहर निकल जाए। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म हमारी, ये पूरी की पूरी हमारी बॉडी जो है ना, एक चीज और पढ़ाएंगे आज, डिफेंस मैकेनिज्म और इम्यूनिटी। उससे भी क्वेश्चन देखा है, एक दो क्वेश्चन उससे भी पूछा गया है, इम्यून सिस्टम से, इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम से दो क्वेश्चन पूछा गया है, देखा हो। क्या मतलब नहीं समझ? हाँ, फैरिंग्स, बर्ड्स में फैरिंग्स रिस्पॉन्सिबल होता है, फैरिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल इनटू द बर्ड, नहीं होता है रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए उसका पीच जो है ना बहुत हाई होता है बर्ड्स का, हाई पीचेस। उस पे आएंगे, चलते पहले जो जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं कि नोज के अंदर सबसे पहले आपका नॉस्ट्रिल्स होता है। नॉस्ट्रिल्स का मतलब ए स्मॉल हेयर प्रेजेंट इनसाइड योर नोज, उसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। सबसे पहले वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, आपके नोज के अंदर फिल्टर की तरह वर्क करता है। फिल्टर की तरह वर्क क्यों करता है? क्या काम है इसका? वो जो नॉस्ट्रिल्स है उसका डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करता है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के क्रम में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी हमारे अंदर इन करता है, जिसको कि सबसे पहले फिल्टर कौन करता है? नॉस्ट्रिल। डस्ट कैन बी प्रेजेंट इन नोज। आगे बढ़ते हैं तो विंड पाइप से हवा अंदर की तरफ आता है, ठीक है। अंदर की तरफ आने के बाद ब्रोंकाई जो है आपका, ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई जो है ना वो दो पार्ट में बटा होता है, दोनों लंग्स में पाइप। अच्छा, जनरली इसको समझ ले, इस मैकेनिज्म को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप टंकी लगाते हैं ऊपर, उससे एक पाइप सबसे मेन आता है, उसके बाद उसमें से ब्रांचेज करते हैं, और फिर तब जाके फिर उस ब्रांच में से भी ब्रांच करते हैं। सेम कंडीशन आपके लंग्स का होता है। पहले आपका एक मेन पाइप है, विंड पाइप, जो आपको हवा लेके अंदर की तरफ आता है, उसके बाद उसका ब्रांचेज है, जो ब्रांचेज हवा को लेके लंग्स तक पहुंचता है, फिर वो आगे ब्रांच में टूटता है। तीन ब्रांचेज होते हैं, पहला ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई। तीन पार्ट जो मेन है हमारे किसके? रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। कभी कभी ऑस्मोलरिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, PCO2 PO2 कितना होगा, तो कौन कैसे ट्रांसफर होगा, क्या मैकेनिज्म है, इससे भी एक दो क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब अभी नहीं, पहले। अभी तो इधर 10 साल के अंदर में नहीं देखे हैं कि वो मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो क्या है मेन, देखो यहां से एयर आया, एयर आया, पहले क्या आया? ब्रोंकाई में आया, पहले विंड पाइप में आया, विंड पाइप से ब्रोंकाई में आया, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में गया, और ब्रोंकियोल से एल्वियोलर सैक में गया। ये एल्वियोलर सैक जो होता है ना, वो बैलून की तरह होता है। जैसे उसके अंदर हवा जाएगा वो अपने शेप को इनलार्ज कर लेगा, जैसे उसके अंदर से हवा निकल जाएगा वो सिकुड़ जाएगा। जब आप सांस लोगे क्या होता है? इनलार्ज होता है ना, योर लंग्स कैन गोट इनलार्ज। वो क्यों होता है? वही, दिस एल्वियोलर सैक कैन फिल्ड विथ एयर, हवा के साथ फिल्ड करेगा तो वो बैलून की तरह शेप लेगा। जब वो शेप लेगा तो लंग्स इनलार्ज होगा, जब आप छोड़ोगे बिल्कुल फिर सेटल हो जाएगा, क्योंकि इस एल्वियोलाई के अंदर का एयर फिर बाहर निकल रहा है। अच्छा, आप लेते हो मिक्स्ड एयर, इस पे बड़ा ध्यान देना है। मिक्स्ड एयर लेते हो, छोड़ते हो क्या? CO2 प्लस अदर गैसेस, और यूज क्या करते हो? O2। मतलब बॉडी के अंदर कितना बड़ा फिल्टर लगा हुआ है, लेते हो भाई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सब लेते हो ना। मतलब मान लिया कि इंडस्ट्रियल एरिया में है हम, तो फास्फोरस सल्फर हमको सब मिलता है, लेकिन यूज क्या करना है? CO2 और O2। बाकी सब गैस को एज यूजुअल लेते हैं, एज यूजुअल छोड़ देते हैं। देखो ये जो है ना एल्वियोलर सैक। अब देखते हैं डिजीज, तो यही अस्थमा जो बीमारी होता है, अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा वाले बीमारी का सिम्टम्स क्या है? व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ दिस अस्थमा? सांस फूलने लगता है, मतलब सांस का जो टाइमिंग है ना वो बढ़ जाता है, ऐसा होता है ना। सांस का टाइमिंग बढ़ जाने का मतलब क्या है? कि दिस एल्वियोलर सैक कैन गोट श्रिंक्ड। आपका जो एल्वियोलर सैक है ना भाई, वो श्रिंक कर गया है। श्रिंक करने का मतलब सिकुड़ गया है, और सिकुड़ गया तो एक बार फैलेगा नहीं, और फैलेगा नहीं तो जितना अमाउंट एयर चाहिए वो अपने अंदर कैप्चर नहीं कर पाएगा। छोटा सा है
हवा गया और फिर निकल गया, तो इसके अंदर एयर की एवेबिलिटी उतनी देर तक नहीं रहेगी जितना देर तक नॉर्मल बॉडी के अंदर होता है। तो क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर का हवा खत्म होगा, फिर बॉडी ये चाहेगा कि हमको कहीं से जल्दी हवा मिले, नहीं तो सफोकेशन होने लगेगा, दम घुटने लगेगा, लगता है ना। तो वही कंडीशन होता है इस एल्वियोलाई में। तो एक बीमारी जो है अस्थमा, क्लियर हो गया, किसके कारण होता है, लंग्स में एल्वियोलाई के कारण, लंग्स में एल्वियोलाई के कारण। आगे बढ़ते हैं तो एक ही मैकेनिज्म इसके अंदर पढ़ाएंगे, और वो मैकेनिज्म है कि हाउ CO2 and O2 can be transported from lungs to a cell, and how, कैसे ऑक्सीजन लंग्स से सेल तक पहुंचता है और कैसे CO2 सेल से लंग्स तक पहुंचता है। क्योंकि जब तक ऑक्सीजन फिल्टर करके सेल तक नहीं पहुंचेगा तब तक वहां एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगा, और एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो वहां बाई प्रोडक्ट CO2 निकलेंगे, और जब बाई प्रोडक्ट CO2 निकलेंगे तब वो कैसे फिर से हम एक्सेल करते हैं। दो प्रोसेस होता है, एक होता है इनहेलेशन, इनहेलेशन, और एक होता है एक्सहेलेशन, बाहर निकालना। इनहेलेशन ऑफ एयर और एक्सहेलेशन ऑफ एयर, दो डिफिनीशन आता है। एक आता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, और दूसरा आता है रेस्पिरेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? जल्दी जल्दी का क्या मतलब, हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? नहीं पता है? रेस्पिरेशन का हिंदी तो पता नहीं भाई, ब्रीदिंग का श्वसन होता है, रेस्पिरेशन का हिंदी डोंट क्लियर भाई। देखो बताते हैं, समझ में आ जाएगा उसका भी, तुमको पता होगा हिंदी, तुम ही बता दोगे। ब्रीदिंग का मतलब होता है ओनली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। हम जो हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, एयर इन एंड आउट फ्रॉम अ नेजल कैविटी और फ्रॉम अ लंग्स इज ब्रीदिंग। सांस लेने की प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं, श्वसन कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन वो होता है जब उसी एयर के ऑक्सीजन